वेलकम टू डेली फैक्ट करंट अफेयर क्लासेस। और करंट अफेयर की क्लासेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th टू 14 जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम फॉलो करें न्यूज़पेपर्स को, और न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और साथ में जो इंडियन एक्सप्रेस है उस पर हमारा जो वो कोर फोकस है। और गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी एंड ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इन दोनों को हम फॉलो कर रहे हैं। टारगेट हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, जिसमें हम जो वो स्टैटिक जीके को साथ में लिंक कर रहे हैं करंट अफेयर के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। और साथ ही साथ में जो हमारे मेंस के रिगार्डिंग इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे निदुन थिवु आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और कहाँ पर है, पाक स्ट्रेट में। तो हमें याद रखना है कि आइलैंड जो है वो पाक स्ट्रेट में है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने 17 इंडियन फिशरमैन को जो है वो पकड़ लिया। गलती से जो है वो बाय मिस्टेक इस आइलैंड में वो इस आइलैंड रीजन में वो चले गए थे। देन उसके बाद जो वो श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने उसको जो उन्होंने क्या किया, इंडियन जो फिशरमैन थे उनको जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया और अरेस्ट कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर हम देखें इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस तरह के जो है वो डिस्प्यूट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिशरमैन, और बहुत सारे इंडियन जो फिशरमैन हैं वो श्रीलंका की जेल्स में कैद है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगर हम बायलैटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो एक ये टॉपिक भी हो सकता है कि जितने फिशरमैन जो कि निर्दोष है उन्हें जो है भारत को वापस लाना चाहिए, और इसके रिगार्डिंग भारत को इनिशिएटिव्स जो है वो इवन भारत जो है वो रेगुलर जो है वो उस पर बात भी करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, हम उसके बाद ये बता सकते हैं कि जिस तरह से हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो यहाँ पर जो है वो फिशरमैन्स के रिगार्डिंग भी हमें जो है वो बात रखनी चाहिए, ताकि जितने भी कंट्रीज़ के फिशरमैन, लाइक बांग्लादेश भी हमारे बहुत सारे फिशरमैन हैं, या फिर इंडिया में भी बहुत अदर फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर बातचीत करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। देन उसके बाद इस आइलैंड की बात करें तो ये जो आइलैंड है पाक स्टेट में इनहेबिटेड, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें लोगों के रहने के लिए बिल्कुल भी जो है वो आइलैंड सेफ़ नहीं है। और यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न रीजन है जो आइलैंड का, वहाँ पर अराउंड 4800 तमिल पीपल रहते हैं, और जो श्रीलंका में तमिल पीपल रहते हैं उनको स्नेलीज कहा जाता है। आइलैंड का जो एरिया है वो 50 किलोमीटर स्क्वायर है टोटल, और इसमें लेंथ की अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर और विड्थ की अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि ये आइलैंड जो है वो इनहेबिटेड, मतलब रहने के लिए जो है वो इनहेबिटेबल आइलैंड है। देन उसके बाद वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्राई शर्ब्स आपको देखने को मिलेगी, सेमी एरिड और ट्रॉपिकल प्लांट्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर ना टॉल पाम ट्रीज़ होते हैं, तो इसलिए जो है वो आइलैंड डिस्प्यूटेड रहता है काफ़ी और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। देन उसका नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड परस्पेक्टिव रिपोर्ट 2025। अभी इस रिपोर्ट में जो हम डाटा डिस्कस करेंगे वो मेंस में अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी के रिगार्डिंग कोई पॉइंट लिखने को आता है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया विद पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कम्बैट ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD के साथ जो है वो UNCATD के साथ जो है वो मिलकर जो है वो रिपोर्ट रिलीज़ की है। और इसमें ये कहा है कि भारत की इकॉनमी 6.6% ग्रो करेगी 2025 के लिए, और 2026 के लिए ग्रो करेंगे 6.7%। तो जहाँ पूरा वर्ल्ड रिसेशन में चल रहा है, जहाँ पे कोविड-19 के बाद काफ़ी क्राइसिस देखेगा और बहुत सारी इकॉनमीज़ जो है वो क्लैश हुई, डेवलपिंग इकॉनमीज़ क्लैश हुई, तो वहीं भारत जो है वो ग्रो कर रहा है। अभी हम अपने नेबर के रिगार्डिंग भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको, कि हमारे नेबर में जितनी भी कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सभी जगह पे क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल क्राइसिस हो। तो लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है अपने पड़ोस में जिसमें जो है वो अगर हम देख रहे हैं रेगुलर इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं और डेवलपमेंट देख रहे हैं। देन उसके बाद ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो 2.8% जो है वो कहा गया है कि ग्लोबल जीडीपी कितनी रहेगी, 2.8% इन 2025। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है, पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है। देन उसके बाद ये जो नेशनल पार्क है इसको प्रोजेक्ट टाइगर डिक्लेयर किया गया है 1983 में, यानी कि जो है टाइगर रिजर्व भी है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। 1983 में जो है वो इसको टाइगर रिजर्व भी कहा गया। और प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो 1973 में उसको लॉन्च किया गया था। इंद्रावती रिवर जो है वो इस नेशनल पार्क से क्रॉस करती है, और लार्जेस्ट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें जो छत्तीसगढ़ में, दैट इज़ गुरु घसीदास नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व, ये 56th टाइगर रिजर्व था। देन उसके बाद अदर अगर हम बात करें जो हमें याद रखना है एग्जाम के लिए, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो की पॉइंट तो आपको सबसे पहले याद रखना है
कि छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन उसका जो आपको याद रखने हैं, अचनकमर एक याद रखना है नेशनल पार्क। देन उसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी हम याद कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में है ये संजय नेशनल पार्क। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है, ठीक है, संजय दुबरी वाला रीजन में आता है ये। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो हमें याद रखना है, सीतांदी उदांती नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद जो हमें याद रखना है यहाँ पर किंगर घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नेशनल पार्क जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, और एक आध पमेड नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है जो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में ही जो आपको याद रखना है दैट इज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है गुरु घसीदास नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, और ये लार्जेस्ट जो है वो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ का। तो इस तरह से लिंक करके क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल यूथ पॉलिसी 2024। देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड की फेज़ में हम है, यानी कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 15 to 59 के बीच में ऑलमोस्ट देखी जाती है, और इसमें कहा जाता है कि 62% के अराउंड जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। तो इस फेज में यूथ, यानी कि भारत एक यंग नेशन हो गया, तो यहाँ पर यूथ का रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग जो वो पॉलिसी फ्रेमवर्क जो वो सरकार ने ड्राफ्ट बनाया, और इसमें ये कहा जाता है कि जो 2014 की जो पॉलिसी थी न्यू मतलब नेशनल यूथ पॉलिसी, उसको रिवाइव किया गया यहाँ पे एक तरह से। और इसमें जो विज़न रखा है वो रखा है एम्पावरमेंट ऑफ द यूथ, कि यूथ को एम्पावर करना है। और ये ड्राफ्ट जो है वो 10 ईयर के लिए ऑलमोस्टली, और मतलब 10 ईयर के लिए, और इसमें टारगेट किया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके साथ अलाइन करेंगे, प्लस साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ओवरऑल जो सरकार का टारगेट है वो एजुकेशनल एम्पावरमेंट पर है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, यूथ लीडरशिप के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर, सोशल जस्टिस, इन सभी को प्रमोट करने का जो सरकार का टारगेट है बाय 2030। अब इसके रिगार्डिंग जो सरकार के टारगेट रहते हैं, सबसे पहला वही रहता है कि एक क्लियर प्लान हमें चाहिए टू अचीव द यूथ डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऐसे नहीं करेंगे कि टेक्नोलॉजी को भी साथ में लेकर चलेंगे, ताकि जैसे एआई हो गया, तो इसके थ्रू जो है वो फिर यूथ को एम्पावर करेंगे। देन एनहांसिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत हमारा सबसे बड़ा जो है वो इनिशिएटिव है, जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो सीनियर सिटीजन है 70 साल के ऊपर, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया। देन उसका सोशल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर सोशल इंक्लूजन, यहाँ पर भी जो मेन जो है वो सरकार का फोकस है। देन उसका जेड मोहर टनल, ये टनल जो है वो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर ने, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2015 में, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर हम बात करें तो वो 2400 करोड़, ठीक है। और इसको किसने बनाया? बीआरओ ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया। और जितने भी बॉर्डर रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है उन सभी को जो बीआरओ ही बनाता है। ये कनेक्ट कर दिया लद्दाख और कश्मीर को। टारगेट क्या है इसका? ऑल वेदर कनेक्टिविटी और नेशनल हाईवे 1, कि अगर स्नोफॉल पड़ती है तो उस केस में भी जो प्रॉपर पूरी कनेक्टिविटी इस रीजन में रहेगी। टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो 6.5 है। इसकी ही बहन एक और टनल है यहाँ पर, दैट इज़ जोजिला टनल। इसकी जो लेंथ है वो है 14.15 किलोमीटर, और ये कनेक्ट कर रही है लेह, श्रीनगर और कारगिल को। ये भी क्या इंश्योर कर रहा है? ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर कर रहा है। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। अब देखो, जब भी आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करनी है तो जहाँ पर हमें टारगेट करना है कि हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक जो है वो टनल के बारे में बात नहीं करनी, हम पूरा जो हमारा बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रीजन में जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है हम उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मिलिट्री और सिविलियन जो है उनकी मूवमेंट के लिए जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इससे टूरिज़्म भी बूस्ट होगा, क्योंकि जो कॉमन पीपल है अदर पार्ट ऑफ द अदर रीजन के जो लोग हैं भारत के, वो भी जो है वो इस टनल को देखने जाएंगे। तो जब देखने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली क्या है, टूरिज़्म बूस्ट होगा। और जब टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा तो फाइनली क्या कहते हैं, जो रीजनल इकोनॉमी है उसमें जो है वो ग्रोथ देखी जाएगी। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होगी। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं फिर यूथ पॉलिसी के साथ लिंक कर जाता है, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। देन उसका नेक्स्ट है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जो साउथ में चंबल रिवर आती है और नॉर्थ में बानस रिवर आती है। चंबल किसकी सहायक नदी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है अरावली हिल्स में, और अरावली हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर, पहला पॉइंट। उसके बाद अरावली का जो एक्सटेंड है इस तरह से गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, पहला दूसरा पॉइंट ये हो गया। और किसी टाइम में ये कहा जाता था कि अरावली हिल्स की बहुत हाइट होती थी, लेकिन ड्यू टू द वेदरिंग, ठीक है, डीनुडिशन की वजह से, वेदरिंग की वजह से इसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये कि अरावली के जो आपका वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर थार डेजर्ट पड़ता है, और अरावली के जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ गुरु शिखर, एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। अब दूसरा यहाँ पर जो आप एक पॉइंट और मतलब लिंक करके कर सकते हैं इसका, तो वो है कि जो अरावली है वहाँ पर इलीगल जो है वो माइनिंग बहुत हो रही है, इसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है ये, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो रणथंबोर है, ये रणथंबोर फोर्ट भी है यहाँ पर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग। जितने भी अदर टाइगर रिजर्व है उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देन उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट पब्लिक सर्विस, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कॉन्फ्रेंस, जितने भी हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, उनके जो चेयरपर्सन हैं उनके 25th मीटिंग हुई, और इस मीटिंग को किसने एड्रेस किया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में थे विद रिस्पेक्ट टू द इम्पीचमेंट, और याद रखना इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ जो है वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, देन उसका स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा लोकसभा से भी। अभी यहाँ पर क्या है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 जो है वो लिंक करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। देन उसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करते हैं कमीशन चेयरपर्सन के, और रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। टेन्योर अगर हम बात करें तो 6 साल रहता है, और जब तक जो है वो 62 साल के होते हैं, 62 साल में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है कि चेयरपर्सन जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नहीं बन सकता, लेकिन वो यूपीएससी का जो है वो मेंबर या चेयरमैन बन सकता है टिल एट द एज ऑफ 66। उसके बाद वो नहीं जो है वो सर्व कर सकता अगेन। देन उसके बाद नेक्स्ट है रिमूवल की बात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। और ग्राउंड अगर हम बात करें तो देखो, एक तो सिमिलर याद रखना है कि जज, जिस तरह से जज को रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरह से रिमूव किया जाएगा चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। पहला पॉइंट हो गया, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिस रिमूवल का एक ग्राउंड। दूसरा अनफिट, अगर कोई अनफिट है या फिर इनकेपेबल है तो भी, और मिसबिहेवियर तीसरा, थर्ड, ये तीनों याद रखने जरूरी है। उसका लेकिन ऐसे रिमूव नहीं हो जाएगा, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी के बाद ही रिमूव होगा, और इंक्वायरी कमेटी को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट। देन उसका याद रखना है कि आर्टिकल 312 जिसमें ये कहा गया है कि जितनी भी अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है तो उसकी जो पावर है वो किसके पास होगी? राज्यसभा के पास होगी, यानी कि जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और ये राज्यसभा की जो है वो क्या है? स्पेशल पावर है। तो ये भी एक की पॉइंट है जो आपको जो है वो एग्जाम के लिए याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है होलंगा पर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आसाम में है। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1987 में, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जो है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है न्यूज़ में चल रही है। इको सेंसिटिव जोन की अगर हम बात करें बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर हम समझे तो एक ऐसा जोन जहाँ पर एनवायरमेंट रिचनेस है। सबसे पहला तो याद रखना कि एनवायरमेंट रिचनेस है, लेकिन यहाँ पर उतना ही जो है वो कंजर्वेशन एफर्ट के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो उस रीजन को कहा जाता है इकोसिस्टम जोन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। जिस तरह से अभी अगर हम बात करें यहाँ पे लोहड़ी जो है वो न्यूज़ में थी, पंजाब हरियाणा में जो है वो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल आता है। मकर संक्रांति अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, और यहाँ पर ये माना जाता है मार्क ऑन सेट ऑफ द समर की शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। देन पोंगल की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में 4 डेज़ का फेस्टिवल इवेंट, पूरा फेस्टिवल होता है ये, और ये डेडिकेटेड है सन गॉड को। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बाद जो है वो सन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कैंसर की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है। भोगाली बिहू आसाम में फेमस है, और एक तरह से ये मार्क किया जाता है एज एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। तो ये जो है वो तीनों इंपॉर्टेंट रहते हैं, और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन जाता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बन रखा है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन। देन उसका नेक्स्ट है नाग MK2 मिसाइल, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अभी रिसेंटली फील्ड ट्रायल इसके सक्सेसफुली जो है वो DRDO ने कंडक्ट किए। और इसके बाद जो हमारे राजा सिंह है उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो DRDO को जो है वो प्रेज भी किया, और साथ में तारीफ भी किया DRDO की, कि जिस तरह से वो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की तरफ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में भी हमने कहा है कि हम अपने इक्विपमेंट्स को खुद बनाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो ये हमारा इनिशिएटिव था, और सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट किया टेस्ट फायर को, और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ये याद रखना है। देन उसका क्लाउडेड लेपर्ड आजकल न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी, और ठंड में काफ़ी न्यूज़ में भी आते हैं। देखते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस की जो ये एक तो एनिमल्स को उठाकर ले जाते हैं, स्पेशली पेट एनिमल्स को, और दूसरे केसेस ये भी देखे जाते हैं कि बच्चों को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी वायरल वीडियोस देखी जाती है। देखो ये वाइल्ड कैट है, जो कि ना तो बड़ी कैट में इंक्लूड होती है और ना ही छोटी कैट में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये रोर नहीं करते हैं, ठीक है, ये दहाड़ते नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है, वो एक बैलेंस प्रोवाइड करके रखती है। और थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि ये एक ऐसी कैट है जो कि पेड़ पर भी शिकार कर सकती है। तो मान लीजिए अगर आपको कभी गलती से कैट मिल गई, यानी कि कभी गलती से जो वो लेपर्ड मिल गया, उस केस में मान लीजिए आप पेड़ पर चढ़ गए, तो फिर भी सेफ नहीं हो, क्योंकि ये पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। और स्टेट एनिमल है ये मेघालय का, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है। और IUCN स्टेटस जो है वो इसका वल्नरेबल है। IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या वल्नरेबल, ये बनाया गया था 1948 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओल्डेस्ट एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। देन उसके बाद IMD 150 साल कंप्लीट हो गए इनको, और 1875 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आती है। देन उसके बाद टारगेट क्या काम क्या है इनका? वेदर अपडेट करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे कि मान लीजिए आज क्या वेदर है या इस हफ्ते कैसा मौसम रहेगा, तो ये सारी की सारी अपडेट कौन प्रोवाइड करता है? IMD प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर एक मिशन को लॉन्च करेंगे, दैट इज मिशन मौसम। मौसम का जो मेन टारगेट होगा, इंडिया का मिशन है ये, टू बूस्ट वेदर एंड क्लाइमेट
रिलेटेड रिसर्च एंड सर्विसेज की जो क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड जो आपके रिसर्च वर्क है और सर्विसेज है उनको जो है वो और ज़्यादा बूस्ट करना टारगेट रहेगा इस मिशन का। और इस मिशन की जो थीम है वो है वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन यानी कि इससे क्या होगा, जब हमें वेदर अपडेट प्रॉपर मिलेंगे तो कोई भी जो नेचुरल डिजास्टर है हम उसका जो इंटेंसिटी है उसका इम्पैक्ट उसको कम कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर वेदर रिलेटेड अपडेट और मैनेजमेंट जो है वो हमारे को प्रॉपर मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड उसके बाद जो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर टारगेट सरकार का वो क्या है, टू इम्प्रूव वाटर एक्सेस टू फार्मर्स। ठीक है, जो वाटर एक्सेस है फार्मर्स के लिए उसको इंप्रूव करना। तो अब इस तरह से टारगेट लिख सकते हैं, विजन लिख सकते हैं, प्लस कोशिश हमें ये करनी है कि जब हम मेंस में लिख रहे हैं इसको तो यहाँ पर हमें शॉर्ट वर्ड्स यानी कि कम से कम टारगेट करना है कि हमें एक लाइन में, वन लाइन में जो है वो पूरा लिखना है। ठीक है, वाटर एफिशिएंसी को यहाँ पर इंप्रूव करने का टारगेट है। सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, देखो सस्टेनेबल जो वर्ड है ये हम अपने आंसर में जो है वो बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब से SDGs आए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसके बाद ये वर्ड सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ये PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसको लॉन्च किया गया 2015-16 में। और यहाँ पर अगर हम पैसे की बात करें कि कितने तरह से पैसा बांटा जाएगा तो 75:25 की जो है वो रहती है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में रहती है, नॉर्मल स्टेट्स, और 90:10 की रहती है सेंटर और स्टेट्स। कौन सी स्टेट, जो हिली स्टेट्स है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अभी इसी जो ये स्कीम है सिंचाई योजना, इसी के अंडर एक प्रोग्राम आता है दैट इज़ हर खेत को पानी प्रोग्राम, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये भी जो दोनों टारगेट है जिसमें वेस्टेज, जो वाटर वेस्टेज है उसको भी अवॉइड करना है, प्लस साथ में सॉइल कंजर्वेशन की तरफ भी टारगेट है, और सरप्लस भी जो है वो हमें जो है वो प्रोडक्शन को लेकर जाना है। नेक्स्ट उसके बाद है वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को होता है। और थीम की अगर हम बात करें, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। देखो थीम डायरेक्ट हमारे से लिखती है, हमारे से लिंक करती है डायरेक्ट, कैसे, देखो अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। देखो कल्चर लेवल पे तो अगर हम बात करें तो भारतीय अपने कल्चर को हर जगह प्रमोट करते हैं। ठीक है, चाहे वो एक पहाड़ी नाटी हो जो कि दुबई यानी कि जो अरब कंट्रीज है वहाँ पर भी पहाड़ी डांस हो रहा है, बहुत फेमस है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर यूनिटी की बात की जा रही है, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमारा कोर जो है वो सेलिएंट फीचर है। देन उसका लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। 11 जनवरी को जो है उनकी डेथ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली जो है वो मनाई गई, ठीक है, ऑब्जर्व की गई यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि इनका बर्थ जो है वाराणसी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 में जो उनका बर्थ हुआ था, और 2 अक्टूबर को गांधी जी का भी बर्थडे होता है। देन उसके बाद ये इनको जाना जाता है इंटीग्रिटी के लिए और डेडिकेशन के लिए। ठीक है, पहले रेलवे मिनिस्टर थे, उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने, और जब ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें उस टाइम पे वॉर हो रखी है, इंडो पाक वॉर 1965 में जो वॉर हुई। देन उसके बाद यहाँ पर एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौते के बाद जो फाइनली क्या हुआ था, यहाँ पर ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, जहाँ पर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, और वहाँ पर इनकी जो वो डेथ हुई थी ड्यू टू हार्ट अटैक, और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि अभी अनसॉल्व है। देन उसके बाद स्लोगन की अगर हम बात करें, जो उनका फेमस स्लोगन है वो है जय जवान जय किसान। जिस टाइम पे जय जवान मतलब एक तरह से क्योंकि वॉर लग रखी है, और जय किसान मतलब क्योंकि उस टाइम पे फूड क्राइसिस जो है वो भारत में चल रहे थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन अभी प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो फिर फार्मर्स के सपोर्ट के लिए और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो है वो यहाँ पर जय जवान जय किसान का जो स्लोगन जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी अगर हम बात करें इसके एवोल्यूशन की, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, मतलब अभी साइंस एंड टेक का टाइम है तो यहाँ पर जय विज्ञान, और उसके बाद जय अनुसंधान पर जो उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बेस जो है वो इस लोगों ने जो प्रिपेयर किया था। डेथ जो है वो ताशकंद में हुई थी, और इंडो पाक वॉर के बाद जब वो मीटिंग के लिए वहाँ पर गए थे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।